Assalamualaikum. Welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So students, if you are new on my channel, subscribe the channel and press the bell icon to get more notifications about new video lectures. So as we ended our second lecture at the part B, we were discussing about different mechanisms associated with cell injury. So we discussed the two major mechanism which were associated with the cell injury in previous lecture. Those includes like let me show you over here. We discussed the first mechanism was deprived nutritional content, deprived energy content of the cells. Means if cells will be having in deprived energy content, then there will be cellular injury. We discussed all the steps associated with the cell injury due to deprived energy content. Sorry, in next step we discussed due to mitochondrial damage. Means if there will be a mitochondrial damage, then how cells will be end up with cellular injury. So in the third step, now today we are going to discuss influx of, so let me highlight you for you, influx of intracellular calcium and loss of calcium homeostasis. Means how loss of calcium homeostasis or aberrant calcium homeostasis can end up with cellular injury. कि कैल्शियम का लेवल जब डिस्टर्ब होगा, कम या ज़्यादा हो, तो उससे सेल इंजरी कैसे होगी. अब हम बात करेंगे इस्कीमिया काजेज एन इंक्रीज सिस्टोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन. अब क्या होता है इस्कीमिया से मतलब ये होता है कि लो ब्लड सप्लाई. अगर हमारे हार्ट्स को जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसको हम इस्कीमिया कहते हैं. अगर इस्कीमिया हो, ब्लड सप्लाई हार्ट को कम मिले, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी. कैल्शियम का लेवल जो ब्लड मौजूद है उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा. जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ होगा तो इंक्रीज्ड कैल्शियम इन टर्न एक्टिवेट्स अ नंबर ऑफ़ एंजाइम्स. तो कैल्शियम डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं हम लोगों के पास, जिसमें एटीपीएजेस हैं और इसके अलावा फॉस्फोलाइपेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, एंडोन्यूक्लियसेस हैं. दीज आर दोज एंजाइम्स विच आर एक्टिवेटेड बाय द कैल्शियम. तो जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो कुछ एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे. जब हम लोगों के पास एटीपीएजेस एक्टिवेट होंगे तो इसका मतलब है कि हैस्टनिंग एटीपी डिप्लीशन की, एटीपी की कमी हो जाएगी, एटीपी की डिग्रेडेशन हो जाएगी और एटीपी कम पड़ता जाएगा, क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफेस मॉलिक्यूल की डिग्रेडेशन कर देंगे हम लोगों के पास एंजाइम्स विच आर एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम. और वो कौन से एटीपीएजेस. फिर हम लोगों के पास एक और एंजाइम है फास्फोलाइपेजेस. तो जब सेल में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि फास्फोलाइपेजेस भी एक्टिवेट हो जाएंगे. और फास्फोलाइपेजेस क्या करेंगे कि मेम्ब्रेन में, क्योंकि हम लोगों के पास फास्फो प्रोटीन लिपिड बाइलेयर होती है, हम लोगों के पास लिपोप्रोटीन मौजूद होती है. तो जो लिपिड्स हैं उनमें जो फास्फेट मौजूद है, तो बेसिकली वो फास्फेट की भी डिग्रेडेशन हो जाएगी और इससे सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है. So once cellular membrane will be damaged, then we can say there will be also a cellular injury. फिर proteases कि कैल्शियम का लेवल जब सेल में बढ़ेगा तो वो प्रोटीएजेस एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कर देगा. और प्रोटीएजेस एंजाइम्स को एक्टिवेट करने से हम लोगों के पास साइटोस्केलेटल सेल का जो स्केलेटन है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बना रहे हैं, अब हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और बाकी सेलुलर एंजाइम्स हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. जब वो डिस्टर्ब होंगे तो सेल में जो ऑप्टिमम एक्टिविटी है सेल के अंदर या प्रोटीन को कैटेलाइज करने की कैपेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल की इंजरी हो सकती है. Endonucleases, those enzymes which are responsible for DNA chromatin fragmentation, के जो DNA को कट करने के लिए यूज़ होते हैं. अब जब कैल्शियम बढ़ जाएगा ज़्यादा सेल में तो कैल्शियम एंडोन्यूक्लियसेस को एक्टिवेट कर देगा और जो फिर सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो कट होता जाएगा, उसमें म्यूटेशंस आ जाएंगी. और जब सेल के अंदर डीएनए में कोई चेंज आ जाएगी तो उस चेंज की वजह से सेल एबनॉर्मल प्रोटीन बनाएगा और एबनॉर्मल प्रोटीन बनाने से सेल के अंदर एबनॉर्मल सेलुलर कंटेंट जनरेट होगा और सेल का साइज़ बढ़ेगा, सेल के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और सेल की इंजरी हो जाएगी. राइट. तो सो इट्स मीन increased calcium content within the cell can also cause cellular injury in different ways. Then those ways include like ATPases, phospholipases, proteases and endonucleases. Next, accumulation of oxygen derived free radicals.
दिस वॉज मैनी टाइम्स आई एक्सप्लेन ड्यूरिंग फिजिकल क्लासेस कि रॉस की जनरेशन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जब सेल्स में जनरेट हो जाएंगी तो उससे भी सेल की डेथ हो सकती है। हाउ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ विल बी जनरेटेड, कि हम लोगों के पास रॉस कैसे जनरेट हो जाएंगी, या फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज़ अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो रेडिकल को हम डिफाइन ऐसे भी करते हैं कि हाईली चार्ज आइंस आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, कि ऐसे आइंस तो वैसे भी उन पे चार्ज कोई ना कोई मौजूद होता है कि और जब उन आइंस पे हाईली पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आइंस आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। लेकिन उन आइंस पे अगर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, डबल हो जाए, तो उन आइंस को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे आइंस मौजूद हैं। आइंस का काम ये होता है कि बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो कंटेंट्स हैं सेल के, उनकी न्यूट्रिएंट की ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन जब उन आइंस पे चार्ज ज़्यादा बढ़ जाए, जब चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा तो उन पे इसका मतलब है कि उनकी pH चेंज हो जाएगी और वो ज़्यादा किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे आइंस। जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो उनके साथ ज़्यादा सेलुलर कंटेंट बाइंड हो जाएंगे। जब ओवर सेलुलर कंटेंट की बाइंडिंग होगी तो उससे सेल के अंदर जो प्रॉपर डिवीजन है या जो प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट है, दैट विल बी डिस्टर्ब्ड एंड सेलुलर इंजरी विल बी श्योर। फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, रिएक्ट्स विद मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक विच देमसेल्व्स कन्वर्टेड टू फ्री रेडिकल्स, और फिर उनको भी फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फ्री रेडिकल्स से सेल के अंदर फिर सेल की pH चेंज हो जाती है, और जब सेल की pH चेंज होती है तो सेल्स कैन नॉट सर्वाइव एट चेंज pH और अल्टर्ड pH। जो नॉर्मल pH से हट के कोई भी pH सेल की होगी तो सेल्स विल बी डिग्रेडेड, सेल्स विल बी यूजली सर्वाइविंग एट द न्यूट्रल pH। लेकिन जो उनकी pH जब एसिडिक हो जाएगी या बेसिक हो जाएगी, हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक, तो सेल्स विल बी injured at that time. Okay, reactive oxygen species are a type of oxygen derived free radicals that have role in cell injury. Generation of free radicals, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं, क्या वजह होती है? Reduction oxidation reaction that occurs during normal metabolic process. O2 is reduced by transfer of 4 electrons to हाइड्रोजन पर वाटर है। जैसे अब वाटर पे हम लोगों के पास अगर चार्ज ज़्यादा आ जाए, ये जो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हम होते हैं ना H2O के हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और 2 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रेशो चेंज हो गई है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो रेशो है वो ज़्यादा हो गई है। हालांकि H2 2 हाइड्रोजन हों तो 1 ऑक्सीजन को होना चाहिए, लेकिन जब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मौजूद हैं तो इसका मतलब है अब ऑक्सीजन पे हाईली नेगेटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है तो वो रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हाईली पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आइंस आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। लेकिन इस ऑक्सीजन पे अब चार्ज बढ़ गया, क्योंकि वैसे तो H2O होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 ही ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से उस पर चार्ज बढ़ गया और वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस फ्री रेडिकल कैन डैमेज द सेल। एंड हाउ इट विल डैमेज? ड्यूरिंग process small amount of partially reduced intermediates are produced according to the different number of electrons have been transferred from O2. These includes super oxide anion. super oxide anion पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम लोगों के पास परऑक्साइड्स बन जाते हैं। जैसे H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एंड इट्स अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हम कहते हैं कि इसकी जो ये फ्री रेडिकल की फॉर्म है, और इट हाइड्रोजन परऑक्साइड कैन डैमेज ह्यूमन सेल्स। और फिर इसी तरह क्योंकि ये एसिड है तो एसिड कैन डैमेज सेल्स, इसी तरह और स्ट्रॉन्ग एसिड है, साथ में हाइड्रोक्सिल आइंस है, तो OH आइंस भी हम लोगों के पास फ्री रेडिकल की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन मौजूद है। हालांकि ये H2O होना चाहिए था, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है और ऑक्सीजन पे अभी नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो हाईली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एक्ट्स एज अ फ्री रेडिकल। सो फ्री रेडिकल कैन चेंज द सेलुलर pH एंड कैन डैमेज द सेल। मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, यूवी लाइट कि अल्ट्रा वायलेट लाइट जो सन से आ रही है, अगर वो डायरेक्ट आपकी स्किन पे पड़े तो वो भी सेल्स में जो वाटर मौजूद है, हमारे सेल्स में जो वाटर कंटेंट है, उस वाटर कंटेंट में चेंज लेके आ जाएगा, उसको आइंस में कन्वर्ट किया। H2O है तो उसको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइन में कन्वर्ट कर देगा, तो हाइड्रोक्सिल आइन फ्री रेडिकल है, तो वो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में pH चेंज कर सकता है और सेल की डेथ हो सकती है। इंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजीनियस केमिकल्स और ड्रग्स, कि अगर हम ड्रग्स या केमिकल्स ले लें, इनगल्फ कर लें, तो वो भी हमारी बॉडी में सेल
सेल के अंदर जाके सेल के जो इंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी को कम या ज़्यादा करेगी, और अगर वो हाईली एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल है तो उससे वो फ्री रेडिकल्स भी सेल के अंदर इस तरह से मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करेगी कि सेल के अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे. और ट्रांजिशन मेटल्स सच एज आयरन एंड कॉपर विल आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री रेडिकल जनरेशंस विद इन आवर सेल्स. नाइट्रिक ऑक्साइड है, इट्स इंपॉर्टेंट केमिकल मेडिएटर जनरेटेड बाय वेरियस सेल्स कैन एक्ट एज अ फ्री रेडिकल, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी फ्री रेडिकल के तौर पे एक्ट करेगा, और इससे भी हमारी बॉडी में हमारे सेल्स की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, और पीएच बढ़ेगी तो सेल्स की इंजरी हो जाएगी या सेल्स की डेथ हो जाएगी. The main pathological effect of these reactive species या oxygen reactive species includes like lipid peroxidation of membrane results in extensive membrane or organelles and cellular damage. तो जब फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं तो वो सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं. लिपिड प्रोटीन बाइलेयर मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसका काम क्या होता है कि लिपिड प्रोटीन बाइलेयर मेम्ब्रेन जो है इससे आयंस की ट्रांसपोर्ट होती है. जब फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे तो इससे क्या हो जाएगा, रिपल्जन फोर्स क्रिएट हो जाएगी, और रिपल्जन फोर्स की वजह से वो मेम्ब्रेन की ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में हाईली चार्ज फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं, और बाहर कौन से हैं, लो चार्ज फ्री रेडिकल्स हैं. तो जब वो लो चार्ज फ्री रेडिकल्स या मॉलिक्यूल सेल के अंदर आने की कोशिश करेंगे और अंदर जो हाईली चार्ज हैं उनको रिपेल करेंगे, और इस तरह से सेल मेम्ब्रेन की बर्स्टिंग हो सकती है, और इससे सेल इंजरी हो सकती है. ऑक्सीडेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन रिजल्टिंग इन प्रोटीन फ्रेगमेंटेशन, कि ऑक्सीडेशन मॉडिफिकेशन ऑफ के सेल के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद हैं वो हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स मौजूद होने की वजह से वो रेडिकल्स उन प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर देंगे, और जब उन प्रोटीन सेलुलर प्रोटीन के साथ फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करेंगे तो प्रोटीन्स को कट कर देंगे, उनकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, और जब प्रोटीन्स कट हो जाएंगी तो प्रोटीन्स डी नेचर हो जाएंगी, और डी नेचर प्रोटीन फिर सेल की इंटेग्रिटी को इम्पैक्ट करेंगे और अल्टीमेटली सेल इंजरी हो जाएगी. लेजेंस इन डीएनए, दिस डीएनए डैमेज हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड इन सेल एजिंग एंड मेलिग्नेंट. तो हम लोगों के पास इसी तरह फ्री रेडिकल्स डीएनए को भी डैमेज कर देंगे. डीएनए की क्योंकि पीएच चेंज हो जाएगी तो डीएनए भी अनवाइंड हो जाएगा. डीएनए डबल स्ट्रैंडली कॉइल्ड होता है, लेकिन उसकी पीएच चेंज हो जाएगी तो वो अनकॉइलिंग हो जाएगी. उसकी अनकॉइलिंग से डीएनए डी नेचर हो जाएगा, और इससे भी सेल इंजरी हो सकती है. Okay, cells have developed multiple mechanisms to remove free radicals and thereby minimizing injury. तो सेल नेचुरली भी कुछ mechanisms हैं कि जो भी सेल में फ्री रेडिकल्स बने तो उनको रिमूव किया जा सके, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा सेल प्रोन है फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन से. तो किस तरह से सेल उसको मिटिगेट ओवरकम करता है. तो एंटीऑक्सीडेंट्स हम क्या करते हैं, विटामिन ई या ए जो लेते हैं या एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये एंटी ऑक्सीडेंट एक्ट करते हैं कि उन फ्री रेडिकल्स के साथ ये बाइंड हो जाते हैं और उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. और इसी तरह एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइडाइज एंड सुपर ऑक्साइड आयंस, तो ये कैटालेज एंजाइम्स होते हैं, सुपर ऑक्सीडिस म्यूटेज हैं, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज हैं. दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड. जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं कि उनको जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, और वो जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं. लो टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स में हाई टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक्ड इनटू लोअर टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स. So this one is actually done by catalase and superoxidase just to minimize the free radical content within the cell. जब free radicals कम हो जाएंगे सेल में, cells will be able to survive at that time. Okay जी. Defects in membrane permeability in ischemic cells. membrane ischemic cells mean ऐसे सेल जिनमें ब्लड सप्लाई कम है. मेम्ब्रेन डैमेज में बी द रिजल्ट ऑफ एटीपी डिप्लीशन, और उनमें मेम्ब्रेन डैमेज ऐसे सेल जिनमें ब्लड की लेवल कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो वहाँ पे एटीपी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, और फास्फोलाइपिड्स इंक्रीज़ होंगे जिसकी वजह से उसकी जो मेम्ब्रेन है वो बर्स्ट आउट हो. इट कैन बी डैमेज डायरेक्टली बाय सर्टेन बैक्टीरिया, और या फिर बैक्टीरिया भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको भी, और वायरल प्रोटीन्स भी, वायरसेस को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो सेल को बर्स्ट आउट करें, उसमें डिफेक्ट्स लेके आएँ. सो मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, द बायोकेमिकल मैकेनिज्म विच कंट्रीब्यूट टू मेम्ब्रेन. तो कुछ बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स भी हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, साइटोस्केलेटन एबनॉर्मलिटीज़ हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, लिपिड ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स. सो ये भी मैकेनिज्म्स एसोसिएटेड हैं सेल इंजरी के साथ. अब
हम समरी बयान करते हैं, समरी की बात करते हैं कि सेल की अगर इंजरी हो रही है तो कौन कौन से मैकेनिज़्म से हुई। जैसे हमने 4 मेजर मैकेनिज़म्स की बात की यहाँ पे सेल इंजरी में जिनका रोल है, और अब उनकी हम समरी की बात करेंगे कि किस तरह से सेल में इंजरी होगी। अब ये इंजरी स्टिमुलस है, कोई ऐसा स्टिमुलस जो काज है, रेडिएशंस हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, और या फिर टेम्परेचर हो सकता है। ये इंजरी स्टिमुलस हैं जो हमने काजेज़ ऑफ सेल इंजरी पढ़ी है पहले, तो उनमें से कोई भी काज यहाँ पे हो सकती है, कोई भी इंजरी स्टिमुलस यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, राइट। अब उसमें से फर्स्ट क्या होगा कि एटीपी की कमी हो सकती है कि इंजरी स्टिमुलस अगर सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एटीपी की कमी होगी। जब एटीपी की कमी होगी तो इसका मतलब है कि लॉस ऑफ एनर्जी डिपेंडेंट सेलुलर फैक्टर्स, तो सेल के अंदर जितने भी फैक्टर्स जो एनर्जी पे डिपेंड कर रहे होते हैं वो काम करना छोड़ देंगे क्योंकि एनर्जी ही नहीं है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन सेल की मेम्ब्रेन भी डैमेज, जब इंजरी स्टिमुलस उसकी मेम्ब्रेन की सेल की मेम्ब्रेन पे अटैक करेगा तो चांसेस हैं कि सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए। अगर वो वायरस है या बैक्टीरिया है तो फिर उससे मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सपोज हो जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया अब जब एटीपी नहीं बनाएगा, और हमने बात की है कि हाउ माइटोकॉन्ड्रिया विल बी अनएबल टू प्रोड्यूस एटीपी, जब ऑक्सीजन स्ट्रेस होगी, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस की वजह से वो नहीं बना सकेगा एटीपी, तो उससे भी सेल की डेथ हो जाएगी। लाइसोसोम कि जब हम लोगों के पास लाइसोसोमिक एंजाइम्स या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा उसकी ड्यू टू एंडोजीनियस सेलुलर फैक्टर्स या ड्यू टू इंटरनल होम्योस्टैटिक फैक्टर्स, तो उसकी वजह से भी लाइसोसोमिक एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे और इंजाइमेटिक डाइजेशन या सेलुलर कंपोनेंट्स की डाइजेशन हो जाएगी, लाइसोसोम ओवर एक्टिवेट हो जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज की भी बात हमने की थी कि जब मेम्ब्रेन डैमेज होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गई है वायरसेस से, बैक्टीरिया से या दूसरे फैक्टर्स की वजह से, तो तब भी सेल की डेथ या सेल की इंजरी हो सकती है। कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम, तो हमने तब भी कहा था कि कैल्शियम क्योंकि कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे एंडोन्यूक्लियेजेस है, लाइपेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, और उससे सेल की प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए डैमेज हो जाएंगे और जिससे सेल की जो है वो इंजरी हो जाएगी। और फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो फ्री रेडिकल्स हैं जब वो जनरेट होते हैं तो वो भी सेल के डीएनए में ब्रेक डाउन लाएंगे, सेल की प्रोटीन में ब्रेक डाउन लाएंगे और सेल की इंजरी हो जाएगी या सेल की डेथ हो जाएगी। फर्दर इस्कीमिया की बात की तो हमने इस्कीमिया में लो ब्लड सप्लाई है, लो ब्लड सप्लाई जब होगी तो इसका मतलब ये है कि अब ग्लूकोज की कमी है। जब ग्लूकोज की कमी होगी तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कम होगी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कम होगी तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में कम बनेंगे। जब एटीपी कम बनेंगे तो सोडियम पोटाशियम पंप काम करना छोड़ देंगे। जब सोडियम पोटाशियम पंप काम करना छोड़ देंगे तो सेल की स्वेलिंग हो जाएगी, और सेल की स्वेलिंग से हमें पता है कि सेल की इंजरी हो जाएगी। सेल की स्वेलिंग होगी तो सेल बर्स्ट आउट हो सकता है। फर्दर यहाँ पे एटीपी की कमी हो जाएगी, तो एटीपी की कमी की वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, सेलुलर टॉक्सिसिटी होगी और सेलुलर क्लम्पिंग भी हो सकती है और सेलुलर डेथ होगी। अदर फैक्टर्स में डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स या हिस्टोन प्रोटीन की डिटैचमेंट होगी तो जेनेटिक डिजीज़ अराइज होंगी और उससे भी सेल की डेथ होगी। प्रोटीन की कमी हो जाएगी और लिपिड डिपोजिशन की, लिपिड की भी डाइजेशन नहीं होगी, वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे सेल्स में और इससे भी सेल की इंजरी या सेल की डेथ हो जाएगी। Now we will discuss types of cellular injury. There are two types, irreversible and irreversible cell injury, in the next lecture. So if you have any question up to now, so post your questions and I will try to answer your question. We completed the mechanism of cellular injury and we discussed different mechanisms associated with the cell injury up to now. Stay blessed and don't forget to subscribe the channel. Allah Hafiz.